गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम आपको कक्षा 10 के विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 के जो विज्ञान जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसके 3 पार्ट हैं। एक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से कुल आपके जो है 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70 नंबर के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, इनमें से भौतिक विज्ञान में से 25 नंबर का क्वेश्चन होता है, रसायन विज्ञान से 20 नंबर का क्वेश्चन होता है और जीव विज्ञान से 25 नंबर का क्वेश्चन होता है। लेकिन इस साल बच्चों जो है क्वेश्चन का जो पैटर्न है चेंज हो चुका है। इस बार जो 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। और 20 बहुविकल्पी प्रश्न में से 7 प्रश्न जो हैं भौतिक विज्ञान से होंगे, 6 प्रश्न जो होंगे रसायन विज्ञान से होंगे और 7 प्रश्न जो होंगे जीव विज्ञान से होंगे। तो आज हम बच्चों पढ़ाएंगे जैव प्रक्रम क्या है, पहला चैप्टर है। जीव विज्ञान में 3 पार्ट है। जीव विज्ञान में आपको जैव प्रक्रम पढ़ना है, जनन पढ़ना है और आनुवंशिकता पढ़ना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैव प्रक्रम से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको अगर आप बारीकियों से अगर ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो जैव प्रक्रम पहले हम पढ़ते हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जीवधारियों द्वारा जो प्रतिपादित वे सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनुरक्षण का कार्य करते हैं। कहने का मतलब प्रत्येक जीव जीने के लिए उनके शरीर में जो विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक क्रियाएं जो होती हैं वो अनुरक्षण के अंतर्गत आते हैं और इसी क्रियाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इसको डिफाइन क्या करेंगे, जीवधारियों द्वारा उनके जीने के लिए वे सभी क्रियाएं जो आती हैं वो अनुरक्षण के अंतर्गत आते हैं और यही अनुरक्षण जीवों के शरीर को मेंटेन करते हैं। अनुरक्षण को हम मेंटेन भी कर सकते हैं, बैलेंस, शरीर हमारा संतुलित रहे। अनुरक्षण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपके पोषण आते हैं, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, नियंत्रण और समन्वय आते हैं। ये जैव प्रक्रम के पार्ट हैं। तो ये जैव प्रक्रम के पार्ट है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, नियंत्रण और समन्वय। ये सारी क्रियाएं अगर आपके शरीर में होती हैं तो ये अनुरक्षण के अंतर्गत आएंगे और इसी को सुचारू रूप से अगर हमारे शरीर में चलता है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा, जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम जीवों के जीने के लिए वे सभी क्रियाएं जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं वही जैव प्रक्रम कहलाता है। और जैव प्रक्रम में जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, नियंत्रण और समन्वय ये टॉपिक होते हैं। हम बात करते हैं पोषण क्या है। पोषण किसे कहते हैं। प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए और शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो पोषण क्या है, जीवधारियों द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। अगर इसको थोड़ा में डिफाइन कीजिए
प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और शारीरिक अंगों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जीवधारियों द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रियाएं होंगी वो पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। समस्त हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और परागण की सहायता से भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये जो स्वपोषी है के अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। सभी पौधे नहीं बल्कि सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। परपोषी किसे कहते हैं? वे जीवधारी जो पोषण के लिए जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं परपोषी कहलाते हैं। परपोषी भी दो प्रकार के होते हैं, एक परजीवी होते हैं और दूसरा जो है मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी, ये परपोषी दो प्रकार के हो गए, परजीवी और मृतोपजीवी। परजीवी किसे कहेंगे? वे जीवधारी जो पोषण के लिए दूसरे जीवित जीव जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं, जो दूसरे जीवों से, ऐसे जीव जो जीवित हो उनके शरीर से जो पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। और परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बच्चों ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, बस इतना ही ध्यान देना है कि परजीवी किसे कहते हैं? वे जीवधारी या वे सूक्ष्म जीव जो अन्य जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, जीवित जीवों से परजीवी कहलाएंगे। और मरे हुए जीव जंतुओं से पोषण प्राप्त करने वाले जीव जो है मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कवक आते हैं, जीवाणु आते हैं, ये मरे हुए जीव जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। कवक, जीवाणु। परजीवी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अमरबेल एक परजीवी पादप होता है जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है, जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, उन्हीं से अपना पोषक तत्वों या पोषक पदार्थों को अवशोषित करता रहता है। तो बच्चों अभी आपने देखा पोषण क्या है। प्रत्येक जीवधारी भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करता है और ये ऊर्जा सजीव शरीर के सभी अंगों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम कह सकते हैं जीवधारियों द्वारा भोजन ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर जीवधारी दो प्रकार के हो गए, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें परागण पाए जाते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल की सहायता से ये भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। जबकि परपोषी किसे कहते हैं? वे जीवधारी जो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। परपोषी के आधार पर अगर देखा जाए ये भी दो प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी। परजीवी जो दूसरे जीव जंतुओं से, जो दूसरे जीवित जीव जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। और मृतोपजीवी ऐसे सूक्ष्म जीव को कहते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। तो बच्चों अभी आपने देखा पोषण क्या है। अब हम बात करते हैं पोषण के चरण। पोषण के चरण अगर देखा जाए तो पोषण के 5 चरण होते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण,
भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, वहिक्षेपण। ये पोषण के चरण हैं। पोषण के 5 चरण का या जैसा कि देख रहे हैं आप, ये पोषण के चरण हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, वहिक्षेपण। भोजन का अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि कोई जीवधारी भोजन को ग्रहण करके या मुंह में लाता है, उसको चबा करके पेट का भरना। भोजन को शरीर के अंदर लाने की प्रक्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण कहेंगे। और ग्रहण किए गए भोजन को पचाना, जब उसको हम पचा देते हैं इस प्रक्रिया को पाचन कहेंगे। और पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना, पचे हुए भोज्य पदार्थों का आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में पहुंचाने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। और अवशोषित जो भोज्य पदार्थ हैं रुधिर में पहुंच गए और रुधिर से कोशिकाओं तक पहुंचने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। जबकि वही क्षेपण होता है अपाच्य भोज्य पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जिसको हम पचा नहीं सकते हैं, अवशिष्ट होते हैं। ये अपाच्य भोज्य पदार्थ सजीव शरीर के मलाशय में एकत्रित होते रहते हैं, जिससे इच्छा अनुसार शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रक्रिया को वही क्षेपण कहते हैं। तो बच्चों अभी आपने क्या देखा? पोषण के चरण। पोषण के 5 चरण होते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, वहिक्षेपण। यह है भोजन के चरण। अभी आपने भोजन के चरण के बारे में जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया। अगर एग्जाम में पूछ देता है कि पोषण के कितने चरण होते हैं, तो पोषण के 5 चरण होते हैं, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे पाचन। जैव प्रक्रम का पहला टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है, पोषण के अंतर्गत। पाचन क्या होता है? पाचन किसे कहते हैं? ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों में जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसको सरलीकरण किया जाए। अगर हम पाचन को डिफाइन करें तो भोज्य पदार्थों के बड़े अणु, जटिल अघुलनशील पदार्थों का छोटे, सरल एवं घुलनशील पदार्थों में जब टूटते हैं, इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पाचन किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थों के बड़े, जटिल एवं अघुलनशील अणुओं का छोटे, सरल एवं घुलनशील अणुओं में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। मानव शरीर में पाचन में अगर देखा जाए तो इसमें पाचन क्रिया भौतिक अवस्था में पूर्ण होते हैं और रासायनिक अवस्थाओं में भी पूर्ण होते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब होता है जैसे भोज्य पदार्थों के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर दांतों से चबाकर लुगदी के रूप में कन्वर्टेड करना या परिवर्तित करना, ये भौतिक क्रियाएं होंगी। रासायनिक क्रिया में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, ये रासायनिक क्रियाएं होती है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पाचन और पाचन से संबंधित हम अब पढ़ेंगे मानव का आहार नाल। मानव का आहार नाल परीक्षा में आता है। मानव के आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र भी बनाएंगे और उसका वर्णन भी करेंगे। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये 6 नंबर के लिए आता है परीक्षा में। मानव का आहार नाल, अगर मानव का आहार नाल मुख गुहा से लेकर के गुदाद्वार तक फैला होता है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ध्यान दीजिएगा, मानव के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल के अंतर्गत अगर देखा जाए, इसमें मुख आते हैं, ग्रासनली,
आमाशय, आंत। बच्चों आंत के दो भाग होंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत। और गुदा द्वार। ध्यान दीजिएगा, मानव के आहार नाल को 6 भागों में बांट सकते हैं, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, आंत, गुदा द्वार। आंत के दो भाग, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि जो मानव के आहार नाल का जो स्ट्रक्चर्स है, इसको आपको ध्यान से समझना है कि मानव के आहार नाल को चित्र के द्वारा हम कैसे व्यक्त करेंगे। ये यहां से अगर देखा जाए, ये आपका स्टमच है और इसमें आपको रचनाएं दिखाई देंगी। इन रचनाओं को क्रमशः नामांकन के द्वारा व्यक्त करेंगे कि दिए गए संरचनाओं में से कौन अंग है। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, अगर देखा जाए तो ये मुख होंगे, मुख गुहा, ये ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय। इसमें अगर देखा जाए तो ये छोटी आंत और ये जो भाग देख रहे हैं ये बड़ी आंत का भाग है, इसको हम कह सकते हैं मलाशय और ये गुदा द्वार है। ये और ये आपके ये सीकम है। ये जो अंगुली जैसी रचनाएं जो दिखाई दे रही है बेटा, इसको कह सकते हैं अपेंडिक्स। ये स्ट्रक्चर्स है, ये मानव के आहार नाल है। इस मानव के आहार नाल को अभी आपने देखा, मानव का आहार नाल मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक फैला होता है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ये मुख है, ये मुख गुहा होगी, ये ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत के अंतर्गत मलाशय आते हैं। ये जो मलाशय छिद्र के रूप में शरीर से बाहर जो खुलता है उसको हम गुदा द्वार कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है मुख क्या है। अगर देखा जाए तो मुख जो ऊपरी और निचली जबड़ों से मिलकर बने होते हैं। और मुख गुहा में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर पूछ दे कि मानव का कौन सा जबड़ा चलायमान होता है या गतिशील होता है, ऊपरी या निचली, तो कौन सा जबड़ा गतिशील होगा? निचला। निचला जबड़ा जो है गतिशील होते हैं। और मानव मुख में अगर मानव मुख की अगर संरचना देखी जाए, इसके अंदर जो गुहा होगी, इस गुहा में आपको 3 संरचनाएं दिखाई देंगी। पहला हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, लार ग्रंथि। परीक्षा में आता है मानव मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मानव मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव करती हैं। मानव मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का श्रवण करती हैं। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन एंजाइम कहते हैं। टाइलिन एंजाइम परीक्षा में पूछेगा लार में कौन से एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देते हैं। यही कारण है कि अगर हम सूखी रोटियां चबाएं तो कुछ समय के बाद हमको मीठा महसूस होता है या मीठे का स्वादपन आता है।
क्यों? क्योंकि लार जो होते हैं स्टार्च को माल्टोस में बदल देते हैं। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी। मानव मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके बाद मुंह में क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, दांत की अगर हम बात करते हैं तो मानव मुख में दांतों की संख्या 32 होती है। 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 दांत नीचे होते हैं। अगर देखा जाए तो दांत 3 प्रकार के होते हैं, गर्त दंती, द्विबार दंती, विषम दंती। गर्त दंती का मतलब होता है दांत जबड़ों में धंसे हुए पाए जाते हैं। द्विबार दंती का मतलब होता है दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। विषम दंती का मतलब होता है कार्यों के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो गर्त दंती आपने क्या देखा? दांत जबड़ों में धंसे हुए पाए जाते हैं। दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। इसका क्या कारण है? पहले बार के दांत को हम क्षीर का दंत कहते हैं, दूध का दांत, जिसकी संख्या 20 होती है। ये जीवन में 2 बार निकलते हैं। दूध के दांत को हम क्षीर दंत कहते हैं। ये क्षीर दंत, इसकी संख्या 20 होती है, जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। और 12 दांत जो होते हैं अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत होते हैं, ये जीवन में 1 बार निकलते हैं। परीक्षा में आएगा कितने दांत जीवन में 1 बार निकलते हैं? तो 12 दांत जीवन में 1 बार निकलते हैं, जबकि 20 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। इसलिए दांत द्विबार दंती भी होता है। द्विबार दंती दांतों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। तो अभी आपने क्या देखा? दांत 3 प्रकार का, गर्त दंती, द्विबार दंती, विषम दंती। विषम दंती की बात करेंगे तो विषम दंती कार्यों के आधार पर दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिसे पहला अगर देखा जाए तो कृंतक होता है। कृंतक दांत। कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होते हैं। 4 दांत ऊपर, 4 दांत नीचे के दांत को हम कृंतक दांत कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। जैसे हम सेब खाते हैं तो कहाँ से काटते हैं? मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं तो कहाँ से काटेंगे? इनको काटने का कार्य कौन करेगा? कृंतक। 4 दांत सामने के, 4 दांत नीचे, 4 दांत ऊपर, अर्थात 4 4 8 दांतों की संख्या को हम कृंतक दांत कहते हैं। दूसरा है रदनक। दांतों की संख्या 4 होती है, जो नुकीले दांत होते हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं 4 दांत ये, उसके बाद जो नुकीले दांत होते हैं ये नुकीले जो दांत होते हैं, 2 नुकीले दांत ऊपर होते हैं, 2 नुकीले दांत नीचे होते हैं। इनकी संख्या होती है 4। इसका जो मुख्य कार्य होता है भोजन को चीरना, फाड़ना। अर्थात इनका मुख्य कार्य होता है चीरने और फाड़ने में। चीरने और फाड़ने का कार्य कौन सा दांत करेंगे? रदनक। तीसरा है आपका अग्रचौड़क। अग्रचौड़क दांतों की संख्या 8 होती है। 2 दांत ऊपर, 2 दांत नीचे राइट साइड, 2 दांत ऊपर, 2 दांत नीचे लेफ्ट साइड। कहने का मतलब अग्रचौड़क की संख्या जो है 8 होती है। इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना। इनका जो मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना। जबकि जो चौथा दांत होता है इसको बोलते हैं चवरड़ा। इनकी दांतों की संख्या जो होती है 12 होती है। 3 जोड़ी ऊपर, 3 जोड़ी नीचे, अर्थात कुल 12 दांत पाए जाते हैं चौड़क दांतों की संख्या। इसका जो मुख्य कार्य होता है भोजन को पीसना। तो अभी आपने देखा बेटा कि मुख में कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं। मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, दांत पाए जाते हैं
अब हम पढ़ेंगे जिह्वा। मानव मुख में जिह्वा भी पाए जाते हैं। जिह्वा का जो मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाने में सहायता करना, भोजन को निगलने में सहायता करना, मुख गुहा की सफाई करना। इसके अतिरिक्त जिह्वा पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो स्वाद का पता लगाते हैं। देखा जाए अगर ये जिह्वा है, ध्यान से देखिए, अगर ये जिह्वा है तो जिह्वा के किस भाग से, जिह्वा के अग्रभाग से मीठा प्लस नमकीन, मीठा प्लस नमकीन का पता चलता है जिह्वा के अग्रभाग से। इसके पार्श्व भाग से खट्टे का पता चलता है और इसके पश्च भाग से कड़वा का पता चलता है, कड़वापन। इसके पश्च भाग से कड़वा का पता चलता है। तो ध्यान दीजिए, आप जो यहाँ टॉपिक आपको बताया है यूपी बोर्ड के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। मानव मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जिह्वा के किस भाग से किस स्वाद का पता चलता है, और मानव मुख में कुल कितने दांत होते हैं और इन दांतों की संख्याएं कितनी कितनी होती हैं, और ये दांतों के मुख्य कार्य क्या होते हैं। कुल कितने दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं और कुल कितने दांत जीवन में 1 बार निकलता है। और लास्ट इसका जो आता है परीक्षा पूछ देता है दंत सूत्र, दंत सूत्र पूछता है। दंत सूत्र क्या होते हैं, दंत सूत्र ध्यान दीजिएगा। दंत सूत्र होता है इंसीजर 2/2, क्रेनाइन 1/1, पीएम 2/2 और मोलर यम 3/3। ये वयस्क मानव का दंत सूत्र है। 21, 23/21, 23 इसको बोला जाता है। इंसिजन को हम कह सकते हैं कृंतक, कैनाइन लग्नक, पीएम प्रीमोलर अग्र चौड़क एंड यम मोलर चौड़क। ये मानव के वयस्क मानव का, ये वयस्क मानव का दंत सूत्र है। तो बच्चों हमने आपको ये बताया कि ये जैव प्रकरण क्या है, इस जैव प्रकरण से संबंधित कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड की परीक्षाओं में। तो पोषण से संबंधित अभी आपने देखा पाचन। अब देखो यहाँ भोजन देखा, फिर इसके बाद क्या है आहार नाल के अग्रभाग में भोजन आगे की ओर बढ़ता जाएगा और मनुष्य ग्रहण के लिए भोजन को कहाँ एकत्रित करेंगे, आमाशय में एकत्रित करेंगे। और जैसे ही भोजन आमाशय में एकत्रित हो जाता है, भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। आमाशय में भोजन का भरपूर पाचन होता है। आमाशय के बाद छोटी आंत में जाएंगे जहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है, फिर बड़ी आंत में जाएंगे, भोजन लाभदायक पदार्थों का अवशोषण होगा, अवशिष्ट पदार्थ मलाशय में एकत्रित होते रहेंगे और मानव की इच्छा अनुसार इस अवशिष्ट भोज्य पदार्थों को गुदा द्वार से शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो आगे के स्टेप में हम आपको बताएंगे पाचक ग्रंथियां, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो भोजन को पचाने में भाग लेती हैं। धन्यवाद।